साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और आप इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस कड़ी में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं वो काफी महत्वपूर्ण साबित होती हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ दें तो यह आपके प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। यदि आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को सही से पढ़ते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप देखेंगे उसके लिए बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों में मिलेगा और काफी अच्छे शब्द, काफी अच्छे फैक्ट या तथ्य आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक सीरीज के तहत सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं जो इकोनॉमिक की पुस्तक है, अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक है उसकी 11th क्लास की पुस्तक को यहाँ पर देखेंगे। इस पुस्तक का टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। और इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण चीजें आपको जानने को मिलेगी। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। तो इस चैप्टर को यहां पर हम लोग देखेंगे और इसमें जो भी पीछे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों, एक या दो प्रश्नों को हम लोग जो है उसको भी सॉल्व करके देखेंगे कि उसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। और साथ ही इसमें जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो आपको फैक्ट याद करने चाहिए वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए इसके पहले चैप्टर को यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस जो कि 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, इनका एक कोट है, एक कथन है, उसको हमें याद रखना चाहिए जो कि भारत की महत्ता के बारे में बताता है। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखें। भारत का जो आर्थिक विकास, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। ये देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्तमान के साथ साथ जो अतीत में हमारी अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पता होना चाहिए। अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 7 दशकों में, या कह सकते हैं जो अभी तक हुआ है, जो प्रगति हुई है, भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूती उद्योग के बारे में बताया गया है। देखिए, मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। अब यह नगर बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोट के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवार के उपयोग के योग्य मानते थे। तो ये एक उदाहरण है।
देखिए, औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का जो ध्येय था या उद्देश्य था, भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश अर्थात ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण व संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पहले क्या थी, अंग्रेजों के पहले एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। अब यह ऐसा नहीं रहा जाता है। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया, मतलब कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक के तौर पर। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, पिंडले शिराज, डॉक्टर BKRV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे। इनके नाम याद रखिएगा कि भारत के प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के आकलन करने वाले कौन कौन प्रमुख लोग थे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव अर्थात डॉक्टर BKRV राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर जो है वो 2% से, जो ग्रोथ रेट था वो 2% से कम ही रही तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई। अब हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जो चीजें घटित होती हैं औपनिवेशिक काल के दौरान, उनको हम लोग सेक्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि क्षेत्र को देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। इसका एक उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि के बारे में 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया। किस प्रकार? अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र अर्थात बंगाल का क्षेत्र मिस्र देश, जो इजिप्ट देश है या मिस्र देश है, से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से काटकर बनाई गई नहरों का जाल बिछा हुआ है। ये वर्णन किया है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने। देखिए, 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़ गए, उस समय की कृषि गतिहीनता के साथ हम इस चीज को तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जब छोड़ के गए तो हमारी कृषि गतिहीनता क्या थी और पहले हमारे कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार का विकास है, क्या स्थिति थी, उस दोनों का हम तुलना इन उदाहरणों के आधार पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व या भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। किस व्यवहार का? यही कि जो जमींदार थे वो कृषि या जो जमीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे। क्या शर्त थी? देखिए, राजस्व की इसमें शर्त थी, राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उस तिथि तक जमा करना होता था जमींदार को। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे।
साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और आगे को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नगदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ जो है भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, मजबूरन, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण में भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे, न तकनीक थी और न कोई प्रेरणा थी। अब हम लोग औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। क्या था? एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के जो वहां पे उद्योग लगे थे, जो उनके द्वारा उत्पाद तैयार किए जा रहे थे, तो उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश अर्थात ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। जो सूती कपड़ा मिल थे, पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित थे। तो आपके जो सूती कपड़ा के उद्योग थे वो पश्चिम में थे और जो पटसन उद्योग थे वो आपके पूर्व में थे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को कह सकते हैं, की स्थापना 1907 में हुई। ये याद रखिएगा डेट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि आप कोई फैक्ट्री लगती है जहां कुर्सियां या प्लास्टिक के सामान बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए जो कलपुर्जे चाहिए, जो मशीनें चाहिए, वो मशीनें कहां बनती हैं? वो पूंजीगत उद्योगों के तहत बनेंगी। ठीक है, यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नौ औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में यह क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अब बात कर लेते हैं विदेशी व्यापार के संबंध में। तो देखिए, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित था या सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया।
अब थोड़ा सा हम लोग सुएज नहर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इधर ही आपका इजिप्ट है, मिस्र है, और ये आपका भूमध्य सागर है, इधर आपका अरब सागर या रेड सी है, ये यहाँ पे रेड सी है, और इधर भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है। यहीं पे इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है वो यही है सुएज नहर, ठीक है। तो देखिए सुएज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में सुएज स्थल संधि के आर पार, सुएज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाले कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को जो है लाल सागर की प्रशाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। सुएज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में, कभी प्रारंभ हुआ 1869 में, 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। आगे बात करते हैं, चलिए देखिए विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। किंतु मतलब भारत उस समय निर्यात ज्यादा कर रहा था। निर्यात किसका कर रहा था? कच्चे माल का, ठीक है, कच्चे माल का। परंतु इसका जो फायदा था, जो सरप्लस हो रहा था, तो निर्यात अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। मतलब जो निर्यात से पैसा आ रहा था वो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस पर ही खर्च हो रहा था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं जननांकी परिस्थिति क्या थी औपनिवेशिक काल में। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय 1872 में होता है, परंतु जो संगठित रूप से होता है वो 1881 से होता है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जननांकी संक्रमण के प्रथम सोपान में था, जहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई हो, या इससे जो लेटेस्ट आंकड़े से कम होंगे, परंतु उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। मतलब 1000 बच्चों पे 218 बच्चे मर जा रहे थे जन्म के समय। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था उस समय। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। यहाँ पे एक चित्र है किस प्रकार से गरीबी को जो दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब व्यवसायिक संरचना की बात कर लेते हैं। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। औपनिवेशिक काल में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः विनिर्माण क्षेत्र में 10% तथा सेवा क्षेत्रों में 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही है। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र थे, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। मतलब वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे थे।
विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था इन क्षेत्रों में, मतलब बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी में। किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में भी वृद्धि आंकी गई। एक तरफ जो प्राथमिक क्षेत्र था वहां पे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा था। आधारिक संरचना की बात करें, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, या उसका उद्देश्य जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनवाई, उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुर्भर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में भारत में रेलों का आरंभ किया। पहली बार रेल चलती है 1853 में। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। कौन से? पहला, एक तो इससे लोगों का भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1854 का चित्र है, मतलब ये मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाले पहले रेल पुल का। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण जो है वो सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में हम लोग जो है वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, मतलब जितने श्रम की वहां जरूरत नहीं थी, जितने आदमियों की वहां जरूरत नहीं थी, उससे अधिक उसमें लोग लगे हुए थे। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट जो इसमें दिया गया है सार रूप में इस पूरे चैप्टर का, वो क्या है? पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था का सही जानकारी की आवश्यकता है। दूसरा, औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और समर्थन। तीसरा, भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन ही रहा। इसमें ह्रास के भी प्रमाण मिलते हैं। अगला, भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की संरचना नहीं हो पाई। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदाओं अकाल ने जन सामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे,
परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा यह आधार बनाया। अब यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं जो हमें याद होने चाहिए। कुछ पुस्तकों के नाम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। शुरू से चलते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एक सेकेंड, यहाँ पेज नंबर 6 पे देखिए। यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया गया है इंडिया डिवाइड। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? रमेशचंद दत्त की है, आरसी दत्त की। वहीं द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये है BH बेडन पावेल की पुस्तक है। BH बेडन पावेल की पुस्तक है। इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक है अमर्त्य सेन जी की। उस पुस्तक का नाम भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक सेकेंड, इस पुस्तक का नाम है गरीबी और अकाल। ये अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पुस्तक है। तो कई बार पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं आपकी पीटी में, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर एक डेट याद रखिएगा। यहां देखिए, टाटा एयरलाइंस का टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना, टाटा एयरलाइंस की स्थापना से 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। तो कब से रखी गई? 1932 से। पहली जो निजी क्षेत्र कंपनी कौन थी? टाटा एयरलाइंस थी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से एक आध प्रश्नों को देख लेते हैं। आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, लिखने का। इससे आपकी जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसके लिए काफी ये उपयोगी साबित होगा। जैसे पहला जो प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर मैं बोल दे रहा हूं। देखिए, अंग्रेजी शासन की स्थापना के पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। जो स्वतंत्रता जो थी वो औपनिवेशिक शासन के दौर में समाप्त हो जाती है। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का जो केंद्र बिंदु था उसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला, इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना। दूसरा, ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का प्रभाव निम्नलिखित है। इसको पॉइंट वाइज लिखे। तो पहला पॉइंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। जैसे कि पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी औपनिवेशिक काल के पहले। दूसरा, विश्व प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकलाओं का पतन होता है। तीसरा, भारत इंग्लैंड को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का आयातक बनकर रह गया। चौथा, भारत का भी औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकीकरण होता है। पांचवा, कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिला। छठा, किसानों को खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया। और आप 7वां पॉइंट लिख सकते हैं, भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। 8वां पॉइंट, कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। 9वां पॉइंट है, भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। यह भी नीतियों का ही प्रभाव है। जो 10वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ही पोषित कर रहा था। तो ये आप प्रभाव के रूप में उन नीतियों का जो प्रभाव होता है औपनिवेशिक नीतियों का, आर्थिक नीतियों का, वो पॉइंट लिख सकते हैं। निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं कि इस प्रकार औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण व संवर्धन ही था। अब जो दूसरा इसमें एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? तो सुन लीजिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा और देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही और ये देखा गया कि इसमें गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता के मुख्य कारण निम्नलिखित है। इसको पॉइंट वाइज आप लिखिए। पहला पॉइंट, औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियां। इसमें क्या है कि इसमें जमींदारी व्यवस्था में आपने देखा, जमींदारी व्यवस्था में कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। दूसरा पॉइंट, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसी में एक आप सब पॉइंट लिखेंगे कि जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर
उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक ही सीमित रहती थी। अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नगदी फसलों की उच्च उत्पादकता का जो लाभ है वो भारतीय किसानों को नहीं मिल पाना। और इसी में सब पॉइंट आप बता सकते हैं कि किसानों को खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है चौथा, सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण, भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। छठा पॉइंट, काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा थी। तो ये पॉइंट हो गए कि गतिहीनता के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये कारण हो गए। निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि अतः उपयुक्त विभिन्न कारणों के सम्मिलित प्रभाव की वजह से औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता बनी रही। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। तो यहाँ पर हमने दो प्रश्नों के बारे में डिटेल में बात की। अन्य प्रश्नों को आप अपने हिसाब से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।